नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 5 शब्द एवं शब्दभेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, ध्वनि रचना और वाक्य का एक संघर्षात्मक ढांचा और एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। शब्द कैसे बनता है इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो देखो, त जमा अ जमा र जमा अ जमा ब जमा बड़ाऊ जमा ज जमा अ, इन सब वर्णों से तरबूज शब्द बना है। अंततः यह कहा जा सकता है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो शब्दों के भेद इन आधार पर होते हैं: एक अर्थ के आधार पर, दो स्रोत के आधार पर, तीन रचना के आधार पर और चार प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। पहला शब्द है पुस्तक और दूसरा शब्द है मकल। तो पुस्तक इस शब्द से कोई अर्थ निकलता है, लेकिन मकल इस शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि पुस्तक, कमल, सुराही आदि। इन शब्दों से कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मकल, छमली, नगुश आदि शब्दों से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, अंततः ये निरर्थक शब्द है। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद है: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं: एक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत शब्द। तो देखो, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किया जाता है जिस रूप में वे होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात स्रोत भाषा संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे सूर्य, मयूर, दंत, ग्राम, नृत्य आदि शब्द तत्सम शब्द है। दूसरा भेद है तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे हुए। वास्तव में ये शब्द संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं। इन शब्दों के रूप में अंतर आ गया है, पर हम इन शब्दों के विकास को दिखाते हुए इनके मूल शब्दों तक पहुंच सकते हैं। तो देखो, चंद्र से चांद, सर्प से सांप, मुख से मुंह आदि शब्द बनते हैं। मतलब संस्कृत शब्द में कुछ परिवर्तन होके वो हिंदी में आए हैं, इसलिए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देश शब्द, ऐसे क्षेत्रीय शब्द जो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे देशी या देश शब्द कहलाते हैं।
यह शब्द हिंदी बोलियों या ग्रामीण अंचलों के प्रभाव से विकसित होकर आए हैं। इन शब्दों का शोध संस्कृत में नहीं मिलता। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण देखो। कड़क, फुनगी, गाड़ी, फटाफट आदि शब्द देशज शब्द है। विदेशी या आगत शब्द, हिंदी में आए अन्य देशों के शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। आज हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द बहुप्रचलित है। जैसे कि अरबी, फारसी, तुर्की से आए शब्द है अदालत, कागज, कानून, दफ्तर, हवालात, आईना, कैमरा, चमचा, कूपन आदि। और अंग्रेजी से आए शब्द है डॉक्टर, डिग्री, कॉलेज, चॉकलेट आदि। तो ये सब विदेशी शब्द है। आगे देखो, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं होता और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, नल, फल, माता आदि शब्दों के खंड किए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ होते हैं, इसलिए उन्हें रूढ़ शब्द कहा गया है। यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो तथा उनके खंड करने पर उसके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ जमा शाला, यज्ञ के लिए शाला। हिमालय, हिम जमा आलय, हिम का आलय। तो इस दोनों शब्द से कोई ना कोई अर्थ निकलता है, अंततः ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। योगरूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में ही होता है, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दशानन, लंबोदर, नीलकंठ आदि। लंबोदर का अर्थ है लंबा है उदर, मतलब जिसका उदर पेट लंबा है उस सबको लंबोदर नहीं कहा जा सकता है, वो सिर्फ भगवान गणेश को ही कहा जा सकता है। आगे है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है या जिनके रूप में परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। तो देखो, संज्ञा शब्द बच्चा होगा तो उसका विकारी रूप बच्चे, बच्चों, बच्चों होता है। सर्वनाम शब्द का मूल रूप हम होता है और उसका विकारी शब्द बनता है हमें, हमको, हमारा आदि। विशेषण में मूल रूप काला है तो उसका विकारी रूप बनेगा काला, काले, काली। वैसे क्रिया में मूल रूप लिखना होगा तो उसका विकारी रूप बनेगा लिख, लिखो, लिखो आदि। मतलब इस सब शब्दों में परिवर्तन होता है, इसलिए उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। आगे है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में विकार नहीं होता है या जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है
वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। देखो, क्रिया विशेषण में यहाँ, वहाँ, कल, आज, धीरे आदि शब्द आते हैं। संबंध बोधक में ने, से, को। समुच्चय बोधक में और या किंतु शब्द आते हैं। विस्मयादि बोधक में अरे, हाय, उप आदि शब्द आते हैं। पर इन शब्दों के ऊपर लिंग वचन कारक इसका कोई भी परिणाम नहीं होता है, इसलिए उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? शब्द की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है। शब्द भाषा की अर्थवान एवं स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। ये है स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद है तत्सम, तद्भव, देश और आगत। रचना के आधार पर शब्दों के भेद है मूल तथा यौगिक। विकार के आधार पर शब्दों के भेद है विकारी तथा अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची तथा विलोम। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझा होगा। धन्यवाद।